नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय गैलेक्सी टॉर में। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आपको इंसानी दिमाग के उस अंधेरे हिस्से में ले जाएगी जिसके बारे में हम अक्सर सोचने से भी डरते हैं। ये कहानी केवल अपराधों की नहीं है, बल्कि ये उन दिमागों को समझने की कोशिश है जो भावनाओं से लगभग खाली होते हैं, जिनमें सहानुभूति नहीं होती और जो दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। इस किताब का नाम है टॉकिंग विद साइकोपैथ्स, अ जर्नी इनटू द इविल माइंड, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर बेरी डी ने। और इस पूरी यात्रा में हम समझेंगे कि साइकोपैथ्स कौन होते हैं, वे कैसे सोचते हैं और क्या उन्हें सामान्य इंसानों से अलग बनाता है। इसलिए इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इंसानी मन के बारे में ऐसे सच पता चलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, हम सभी ने साइकोपैथ शब्द सुना है, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? अक्सर हम इसे केवल खतरनाक अपराधियों से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। साइकोपैथ्स हमेशा फिल्मों की तरह नहीं होते, वे हमेशा हिंसक नहीं होते, बल्कि कई बार वे हमारे आसपास सामान्य लोगों की तरह रहते हैं। वे दिखने में चार्मिंग हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं और समाज में सफल भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्रिस्टोफर बेरी डी ने अपने जीवन में कई खतरनाक अपराधियों से मुलाकात की, उनसे बात की और उनकी सोच को समझने की कोशिश की, और इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने इस किताब को लिखा है। अब सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठना जो बिना किसी पछतावे के अपराध करता हो, जो दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता, वो कैसा अनुभव होगा। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स की सबसे बड़ी पहचान उनकी लैक ऑफ एम्पैथी होती है, यानी वे दूसरों की भावनाओं को महसूस नहीं कर पाते। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाए और उसे कोई पछतावा ना हो, तो वो कैसा इंसान होगा। ये विचार हमें असहज कर सकता है, क्योंकि हम सभी भावनाओं से जुड़े होते हैं, हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स के लिए ये सब अलग होता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि साइकोपैथ्स अक्सर बहुत अच्छे मैनिपुलेटर्स होते हैं। वे लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित कर सकते हैं, वे झूठ बोल सकते हैं और दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, बिना ये महसूस किए कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा हो और आपको इसका एहसास भी ना हो, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को आगे बढ़ाते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स की सोच पूरी तरह अलग होती है। वे दुनिया को एक खेल की तरह देखते हैं, जहां लोग केवल पीसेज होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या साइकोपैथ्स पैदा होते हैं या वे बनते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक जेनेटिक समस्या है, यानी कुछ लोग इस तरह के दिमाग के साथ पैदा होते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये उनके एनवायरनमेंट का परिणाम होता है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा हो जहां हिंसा हो, नेग्लेक्ट हो और इमोशनल सपोर्ट ना हो, तो क्या वो सामान्य रूप से विकसित हो पाएगा। ये सवाल हमें ये समझने में मदद करता है कि इंसानी व्यवहार कितना जटिल है। अब जैसे जैसे हम इस पूरी चर्चा को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे जैसे नहीं सोचते। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि साइकोपैथ्स हमेशा अपराधी नहीं होते। कुछ लोग अपने ट्रेट्स का उपयोग बिजनेस या लीडरशिप में भी करते हैं। अब सोचिए, अगर किसी में इमोशंस कम हों और वो केवल लॉजिक के आधार पर निर्णय ले, तो वो कई बार सफल भी हो सकता है, लेकिन यही चीज उसे खतरनाक भी बना सकती है, क्योंकि वो दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि साइकोपैथ्स को समझना केवल क्यूरियोसिटी का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम ये जानेंगे कि क्रिस्टोफर बेरी डी ने जिन अपराधियों से मुलाकात की, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपने अपराधों को कैसे जस्टिफाई किया और उनकी सोच कैसी थी, क्योंकि यही वो अगला कदम है जो हमें इस अंधेरी दुनिया की और गहराई में ले जाएगा, जहां हम इंसानी मन के सबसे रहस्यमय और खतरनाक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि साइकोपैथ्स केवल किसी कहानी के किरदार नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में मौजूद लोग हैं, क्रिस्टोफर बेरी डी हमें उन खतरनाक मुलाकातों की ओर ले जाते हैं, जहां उन्होंने सीधे उन अपराधियों से बात की जो अपने किए गए कार्यों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और यही इस यात्रा को और भी असहज और वास्तविक बना देता है। सोचिए, एक ऐसा कमरा जहां आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे हैं जिसने कई लोगों की जान ली है, और फिर भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है, उसकी आंखों में कोई डर नहीं है और उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं है।
वो अपने अपराधों को ऐसे बताता है जैसे वो किसी सामान्य घटना का वर्णन कर रहा हो। क्रिस्टोफर बेरीडी बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ऐसे लोगों से बातचीत की तो उन्हें सबसे ज्यादा जो चीज चौंकाने वाली लगी वो थी उनकी सामान्यता। वे किसी भी आम इंसान की तरह दिखते थे। वे हंस सकते थे, मजाक कर सकते थे और एकदम शांत तरीके से बात कर सकते थे। लेकिन जैसे ही बातचीत गहराई में जाती थी, एक अलग ही दुनिया सामने आती थी। एक ऐसी दुनिया जहां भावनाओं की जगह कैलकुलेशन होती थी, जहां एम्पैथी की जगह कंट्रोल होता था और जहां रिश्तों की जगह केवल उपयोगिता होती थी। अब सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे हों और आपको यह एहसास हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है, तो वो अनुभव कैसा होगा? बेरीडी बताते हैं कि कई साइकोपैथ्स अपने अपराधों को जस्टिफाई करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें जो करना था उन्होंने किया और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनके लिए मॉरल वैल्यूज का कोई महत्व नहीं होता। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि साइकोपैथ्स की सोच पूरी तरह अलग होती है। वे गिल्ट या रिमोर्स को उसी तरह महसूस नहीं करते जैसे हम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि साइकोपैथ्स अक्सर अपनी कहानी को इस तरह पेश करते हैं कि वे खुद को विक्टिम की तरह दिखा सकें। वे बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया गया और कैसे दुनिया ने उनके साथ अन्याय किया। ये एक तरह की मैनिपुलेशन होती है, जहां वे अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी कहानी इस तरह सुनाए कि आपको उस पर दया आने लगे जबकि उसने गंभीर अपराध किए हों, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स केवल अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने बिहेवियर से भी लोगों को कंट्रोल करते हैं। वे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं। वे जल्दी समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, और फिर वे उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि साइकोपैथ्स के लिए रिलेशनशिप्स केवल एक टूल होते हैं। वे किसी से जुड़ते हैं केवल इसलिए क्योंकि उन्हें उससे कुछ हासिल करना होता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ केवल अपने फायदे के लिए जुड़ा हो और उसे आपकी भावनाओं की कोई परवाह ना हो, तो वो रिश्ता कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स के साथ बातचीत करना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमेशा कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं। बेरीडी बताते हैं कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। उन्हें ये ध्यान रखना पड़ता था कि वे किसी भी तरह से मैनिपुलेट ना हो जाएं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि साइकोपैथ्स अक्सर अपने अपराधों को एक खेल की तरह देखते हैं। वे इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और उन्हें यह साबित करने में आनंद मिलता है कि वे दूसरों से ज्यादा चतुर हैं। अब सोचिए, अगर किसी के लिए अपराध एक खेल हो तो वो कितनी दूर जा सकता है। अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें यह समझ में आता है कि साइकोपैथ्स की दुनिया बहुत ही अलग और खतरनाक होती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या ये लोग पूरी तरह अलग होते हैं या क्या उनमें भी कुछ इंसानी पहलू होते हैं। बेरीडी बताते हैं कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते थे जब उन्हें लगता था कि शायद इन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं इंसानियत बची है, लेकिन फिर उनके एक्शंस और उनके शब्द ये साबित कर देते थे कि उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। अब जैसे जैसे हम इस पूरी चर्चा को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स को समझना केवल क्यूरियोसिटी का विषय नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरी ज्ञान है जो हमें सतर्क रहने में मदद कर सकता है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम और गहराई से उन स्पेसिफिक केसेस को जानेंगे जिनसे बेरीडी ने बातचीत की। हम समझेंगे कि उनके दिमाग में क्या चलता है, वे अपने अपराधों को कैसे देखते हैं और कैसे वे खुद को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि यही वो अगला कदम है जो हमें इस अंधेरी दुनिया की और भी गहराई में ले जाएगा, जहां हर कहानी एक नया सच सामने लाती है और हर सच हमें इंसानी मन के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अब जैसे ही हम उन वास्तविक मुलाकातों की गहराई को समझते हैं, क्रिस्टोफर बेरीडी हमें उन खास मामलों की ओर ले जाते हैं जहां हर अपराधी की कहानी एक अलग मानसिकता को उजागर करती है और हर बातचीत इंसानी दिमाग के एक नए पहलू को सामने लाती है। बेरीडी बताते हैं कि जब उन्होंने अलग अलग साइकोपैथ से बातचीत की तो उन्हें एक बात साफ दिखाई दी कि हर व्यक्ति का तरीका अलग था, लेकिन उनकी सोच में कुछ समानताएं जरूर थीं। कुछ अपराधी बेहद शांत और कैलकुलेटेड थे। वे अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाते थे। वे किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करते थे और अपने टारगेट को बहुत ध्यान से चुनते थे। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो महीनों तक किसी को ऑब्जर्व करता है, उसकी आदतों को समझता है और फिर एक सही समय का इंतजार करता है।
ये केवल एक इम्पल्सिव एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। अब दूसरी तरफ कुछ साइकोपैथ्स ऐसे भी थे जो इम्पल्सिव थे, जो बिना ज़्यादा सोचे समझे काम करते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस होता था। उन्हें लगता था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अब जैसे जैसे हम इन दोनों प्रकारों को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथी एक ही तरह की नहीं होती, बल्कि इसके कई रूप होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि कई साइकोपैथ्स अपने अपराधों को एक कहानी की तरह सुनाते हैं। वे डिटेल्स में जाते हैं, वे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उनके शब्दों में कोई पछतावा नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता, बल्कि कई बार एक तरह की प्राइड भी दिखाई देती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने सबसे खतरनाक काम को भी गर्व के साथ बताए, तो वो मानसिकता कितनी अलग होगी। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स के लिए इमोशन सेकेंडरी होते हैं। उनके लिए पावर, कंट्रोल और थ्रिल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि कई बार ये लोग अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं। उन्हें लगता है कि वे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा केपेबल हैं और इसलिए उन्हें नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स के लिए रूल्स केवल दूसरों के लिए होते हैं। वे खुद को उन नियमों से बाहर मानते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि इन लोगों में चार्म होता है। वे लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। वे खुद को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं। ये चार्म ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इसके जरिए वे लोगों के करीब आते हैं और फिर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही विश्वसनीय लगे और फिर वही व्यक्ति आपके खिलाफ काम करे, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथ्स के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। वे अक्सर सामान्य लोगों की तरह ही दिखते हैं। वे सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं और कोई भी आसानी से नहीं समझ पाता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों को बदला जा सकता है? क्या उन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? बेरी डी बताते हैं कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में एम्पैथी की कमी है तो उसे सिखाना आसान नहीं होता। अब सोचिए, अगर किसी को दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं होता तो वो अपने बिहेवियर को कैसे बदलेगा? अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि साइकोपैथी केवल एक बिहेवियर नहीं, बल्कि एक डीप रूटेड मानसिक संरचना है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम ये जानेंगे कि ऐसे लोगों के साथ डील कैसे किया जाए, हम कैसे उन्हें पहचान सकते हैं और कैसे हम खुद को उनके प्रभाव से बचा सकते हैं, क्योंकि यही वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो इस पूरी यात्रा को केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख बना देता है और हमें रियल लाइफ में सतर्क रहने की दिशा देता है। अब जैसे ही हम अलग अलग मामलों और उनकी मानसिकता को समझते हैं, क्रिस्टोफर बेरी डी हमें उस सबसे व्यावहारिक और ज़रूरी हिस्से की ओर ले जाते हैं, जहां सवाल केवल ये नहीं रहता कि साइकोपैथ्स कैसे सोचते हैं, बल्कि ये होता है कि हम उन्हें पहचाने कैसे और खुद को उनसे सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो इस पूरी यात्रा को हमारे जीवन से जोड़ता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साइकोपैथ्स हमेशा खतरनाक अपराधी के रूप में सामने नहीं आते। कई बार वे हमारे आसपास ही होते हैं। वे हमारे वर्क प्लेस में हो सकते हैं, हमारे सोशल सर्कल में हो सकते हैं और कई बार हमारे बहुत करीब भी हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास हो जो बहुत चार्मिंग हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसके अंदर एम्पैथी की कमी हो, तो उसे पहचानना कितना मुश्किल होगा। बेरी डी बताते हैं कि साइकोपैथ्स की पहचान उनके वर्ड से ज्यादा उनके पैटर्न से होती है। वे अक्सर बार बार झूठ बोलते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि सामने वाला व्यक्ति उसे सच मान लेता है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमें केवल उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने वादों को तोड़ता है, अगर उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये एक संकेत हो सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि साइकोपैथ्स अक्सर गिल्ट का नाटक करते हैं। वे माफी मांग सकते हैं, वे रिग्रेट दिखा सकते हैं, लेकिन ये केवल एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि वे सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार वही गलती करता है और हर बार माफी मांगता है, लेकिन कभी बदलता नहीं, तो क्या वो सच में पछता रहा है? शायद नहीं। अब जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमें बाउंड्रीज बनानी होंगी। हमें ये तय करना होगा कि हम किस बिहेवियर को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं।
अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि साइकोपैथ्स अक्सर लोगों को आइसोलेट करते हैं। वे उन्हें उनके दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि वे उन पर पूरी तरह कंट्रोल बना सकें। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको धीरे धीरे आपके सपोर्ट सिस्टम से दूर कर रहा हो तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमें अपने रिलेशनशिप्स में अवेयरनेस रखनी होगी। हमें ये समझना होगा कि कौन सा बिहेवियर हेल्दी है और कौन सा टॉक्सिक। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि साइकोपैथ्स अक्सर ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं। वे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं और खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता तो क्या वो कभी बदल सकता है? शायद नहीं। अब जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमें अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना होगा। अगर हमें किसी के बिहेवियर में कुछ गलत लगता है तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि हमें इमोशनल कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि साइकोपैथ्स अक्सर हमारी इमोशंस का उपयोग हमारे खिलाफ करते हैं। वे हमें गिल्ट फील कराते हैं, वे हमें कंफ्यूज करते हैं और हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि गलती हमारी है। अब सोचिए, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम और गहराई से समझेंगे कि साइकोपैथ्स के दिमाग में बायोलॉजिकली क्या चलता है। क्या ये केवल बिहेवियर है या इसके पीछे कोई न्यूरोलॉजिकल कारण भी है? क्योंकि यही वो अगला कदम है जो हमें इस विषय को और साइंटिफिक तरीके से समझने में मदद करेगा और हमें इंसानी दिमाग के उस रहस्य के और करीब ले जाएगा जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि साइकोपैथ्स को पहचानना और उनसे बचना क्यों ज़रूरी है, क्रिस्टोफर बेरी डी हमें इस सवाल की ओर ले जाते हैं कि आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या अलग होता है जो उन्हें सामान्य इंसानों से अलग बनाता है। क्या ये केवल व्यवहार का अंतर है या इसके पीछे कोई गहरा जैविक कारण भी है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि साइकोपैथ्स के दिमाग की संरचना और काम करने का तरीका सामान्य लोगों से कुछ हद तक अलग होता है, खासकर उनके ब्रेन के उन हिस्सों में जो इमोशंस और डिसीजन मेकिंग से जुड़े होते हैं। अब सोचिए, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडला कहा जाता है, जो हमें डर महसूस करने में मदद करता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सी चीज़ खतरा है। लेकिन कई साइकोपैथ्स में ये हिस्सा ठीक से काम नहीं करता या कम सक्रिय होता है, जिसका मतलब है कि वे डर को उसी तरह महसूस नहीं करते जैसे हम करते हैं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि अगर किसी व्यक्ति को डर ही महसूस ना हो तो वो ऐसे काम कर सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये हिस्सा कमजोर हो तो व्यक्ति अपने एक्शंस के परिणामों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा सकता है। अब सोचिए, अगर किसी के पास कंट्रोल कम हो और एम्पैथी भी कम हो तो वो कितनी आसानी से गलत फैसले ले सकता है। अब जैसे जैसे हम इस वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथी केवल एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। बेरी डी बताते हैं कि कई मामलों में चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां अब्यूज़ हो, निग्लेक्ट हो या इमोशनल सपोर्ट की कमी हो तो उसके बिहेवियर पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। अब सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही प्यार और सुरक्षा न मिले तो वो दूसरों के साथ कैसे जुड़ पाएगा? अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि नेचर और नर्चर दोनों मिलकर साइकोपैथी को शेप करते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों को ठीक किया जा सकता है? ये सवाल बहुत जटिल है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के दिमाग की संरचना ही अलग हो तो उसे बदलना आसान नहीं होता। कुछ थेरेपीज और इंटरवेंशंस मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह बदलाव बहुत कठिन होता है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को दूसरों की भावनाएं समझ में ही नहीं आती तो उसे एम्पैथी सिखाना कितना मुश्किल होगा। अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को एक सुरक्षित और सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, अगर हम उन्हें सही वैल्यूज सिखाएं, तो हम कई समस्याओं को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि हमें साइंस और साइकोलॉजी को समझना होगा ताकि हम इन समस्याओं को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें।
अब जैसे जैसे हम इस पूरी चर्चा को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि साइकोपैथी केवल एक डरावना शब्द नहीं है, बल्कि ये एक गहरी और जटिल वास्तविकता है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम ये जानेंगे कि इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे अधिक अवेयर और सुरक्षित बन सकते हैं, और कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यही वो अंतिम समझ है जो इस पूरी यात्रा को प्रैक्टिकल बनाती है और हमें अपने जीवन में लागू करने की दिशा देती है। अब जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि साइकोपैथी केवल व्यवहार नहीं बल्कि दिमाग और वातावरण दोनों का परिणाम हो सकती है, क्रिस्टोफर बेरी डी हमें उस सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक चरण की ओर ले जाते हैं जहां हम ये समझते हैं कि इस पूरे ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि केवल समझ लेना काफ़ी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब हम इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम जानते हैं कि ऐसे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तब हम उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपको पहले से ही ये पता हो कि कोई व्यक्ति आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, तो क्या आप उतनी आसानी से उसके प्रभाव में आएंगे? शायद नहीं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमें अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। कई बार हमें अंदर से महसूस होता है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम दूसरों पर भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन बेरी डी कहते हैं कि अगर आपको बार बार किसी के बिहेवियर में रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि हमें बाउंड्रीज बनानी होंगी। अगर हम अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमें मैनिपुलेट कर सकता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार किसी की डिमांड्स को बिना सोचे मान लेते हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपको कंट्रोल नहीं करेगा? लेकिन अगर आप क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमें इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी। साइकोपैथ्स अक्सर हमारी इमोशंस का फायदा उठाते हैं। वे हमें गिल्ट फील कराते हैं, वे हमें कंफ्यूज करते हैं और हमें ये महसूस कराते हैं कि हम गलत हैं। अगर हम इमोशनली मजबूत होंगे तो हम इन टैक्टिक्स को पहचान पाएंगे और उनसे बच पाएंगे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि हमें हेल्दी रिलेशनशिप्स को पहचानना सीखना होगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है और कंसिस्टेंसी होती है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज करता है, आपको इमोशनली ड्रेन करता है और आपको असुरक्षित महसूस कराता है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। अब सोचिए, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को ध्यान से एनालाइज करें, तो क्या आप ये पहचान पाएंगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं? अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमें खुद पर काम करना होगा। हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी, हमें अपनी कमजोरियों को समझना होगा, क्योंकि साइकोपैथ्स अक्सर उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि हमें नॉलेज को शेयर करना चाहिए। अगर हम इस तरह के बिहेवियर को समझते हैं, तो हमें दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाए, तो क्या समाज ज्यादा सुरक्षित नहीं हो जाएगा? अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि ये ज्ञान केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें एम्पावर करने के लिए है। ये हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इस समझ के साथ हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस पूरे विषय का सार समझेंगे और ये जानेंगे कि हमें इस ज्ञान के साथ आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही वो अंतिम समझ है जो हमें केवल जानकारी से आगे बढ़ाकर एक जागरूक और मजबूत इंसान बनने की दिशा देती है। अब जैसे ही हम इस पूरी गहरी और रहस्यमय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, क्रिस्टोफर बेरी डी के अनुभव और समझ हमें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां हम केवल साइकोपैथ्स को नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। क्योंकि इस पूरी कहानी का असली उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता लाना है। हमने इस यात्रा में देखा कि साइकोपैथ्स कैसे सोचते हैं, कैसे वे दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जहां इमोशंस की जगह कैलकुलेशन होती है, जहां रिलेशनशिप्स की जगह यूटिलिटी होती है और जहां दूसरों का दर्द उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमने ये भी समझा कि वे हमेशा फिल्मों की तरह खतरनाक नहीं दिखते, बल्कि कई बार वे हमारे आसपास सामान्य लोगों की तरह मौजूद होते हैं, चार्मिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और आसानी से लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। हमने ये जाना कि उनकी सबसे बड़ी ताकत मैनिपुलेशन है। वे लोगों की कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका उपयोग करते हैं,
वे अपनी बातों से हमें प्रभावित करते हैं और हमें ये महसूस कराते हैं कि वे सही हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि हमने सीखा कि हम खुद को उनसे कैसे बचा सकते हैं। हमने समझा कि अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब हम जानते हैं कि कौन से संकेत खतरे की ओर इशारा करते हैं, तब हम समय रहते सतर्क हो सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि बाउंड्रीज बनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमें कंट्रोल कर सकता है। हमने ये जाना कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमें मजबूत बनाती है और हमें मैनिपुलेशन से बचाती है। अब जैसे जैसे हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, हमें ये एहसास होता है कि ये केवल साइकोपैथ्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने जीवन के बारे में भी है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को समझना होगा। हमें ये पहचानना होगा कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है कि क्या हम खुद अपने जीवन में अवेयर हैं? क्या हम अपने डिसीजंस को समझ कर लेते हैं, या हम भी कभी कभी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि कई बार हम खुद भी अपनी भावनाओं के कारण गलत फैसले ले लेते हैं। अब जैसे जैसे ये समझ हमारे अंदर बैठती है, हमें ये एहसास होता है कि नॉलेज ही असली शक्ति है। जब हम समझते हैं, जब हम सीखते हैं और जब हम अपने अनुभवों से ग्रो करते हैं, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें, अगर आप अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को ध्यान से देखें, तो क्या आप एक सुरक्षित और संतुलित जीवन नहीं जी पाएंगे? यही इस पूरी यात्रा का असली उद्देश्य है कि हम केवल सुनकर न रह जाएं, बल्कि सीखें, समझें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अब जैसे जैसे हम इस अंत तक पहुंचते हैं, हमें ये एहसास होता है कि इंसानी दिमाग जितना जटिल है, उतना ही शक्तिशाली भी है, और इसे समझना ही हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी यात्रा पसंद आई हो, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, और अगर इसने आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ा और जागरूक बनाया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही डीप और माइंड ओपनिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर से किसी नई किताब और नए विचार के साथ आपके सामने आएंगे और आपकी सोच को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे।